हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में। अर्थात आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, पूरा लेक्चर रहेगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो इसमें कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस पे लेक्चर बनाएं, तो हम आज से हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा डिटेल में रहेगा, जो आपका प्री में भी काम आएगा और साथ ही साथ मेंस में भी काम आने वाला है। ये आज हम देखेंगे संविधान एक परिचय, यानी कि संविधान का इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे बना था संविधान, संविधान सभा का गठन क्यों हुआ था, संविधान सभा का गठन इसमें कितने सदस्य थे, कितनों ने भाग लिया था, कितनों ने नहीं लिया था। एक आता है प्रियम्बल। प्रियम्बल में क्या होता है कि इसमें संशोधन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, उसका केस लॉ है, किस केस में ऐसा हेल्ड किया गया था, प्रियम्बल भाग है या नहीं है इसका, ये सारी चीज़ यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा इन तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अब हम यहाँ पे भारत के संविधान के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि संविधान बनाया क्यों गया था और यह कैसे बना था। तो एक चीज़ आप देखिए कि जैसे आप देखते हो कि भगवत गीता है, कुरान है, ये सब क्यों है, क्यों बनाया गया, ताकि एक इसके अनुसार लोग चल सकें, उनको सही रास्ता दिखाया जा सके, इसलिए इनका काम है। ठीक है ना, ये भगवत गीता, कुरान, बाइबल, ये सब इनका काम होता है कि धर्म का एक यहाँ पे ग्रंथ है ये। उसी तरह से हमारे भारत देश को, ठीक है, हमारे भारत देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कि शासन व्यवस्था किस तरह से चलेगी, इन सभी के लिए क्या बनाया गया, हमारा संविधान है। जैसे धर्म किससे जनता है, तो यहाँ पे गीता, बाइबल, कुरान बनाया गया, उसी तरह से हमारे देश के चलाने के लिए यहाँ पे बनाया गया संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब बात आती है कि यह बना कैसे। पहले था यहाँ पे कहाँ अंग्रेजों का राज, ठीक है, ब्रिटिशर्स राज करते थे, तो उनके कानून यहाँ पे चलाए जाते थे। बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ भारत में संविधान की मांग की जाने लगी, संविधान सभा का गठन की बात की जाने लगी कि हमें अपना एक संविधान चाहिए और हमें स्वतंत्र होना है। ये स्वाधीनता के लिए सब हम करने लगे। तब यहाँ पे क्या किया गया, संविधान सभा का जो प्रतिपादन किया गया, यानी कि संविधान सभा बनाया जाना चाहिए, ऐसी एक अभिव्यक्ति किसने जाहिर की थी, वो थे एम.एन. रॉय, ठीक है, मानवेंद्र नाथ रॉय। ये 1934 में इन्होंने क्या बोला था कि यहाँ पे संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए, मतलब संविधान सभा बनाया जाना चाहिए जिससे हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। लेकिन ऑफिशियली यहाँ पे देखा जाए तो संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी 1936 में, फैजपुर अधिवेशन हुआ था 1936 में। जब फैजपुर अधिवेशन हुआ तो वहाँ पे क्या किया गया कि संविधान सभा के गठन की मांग की जाने लगी कि हमें संविधान सभा का गठन करना है। ये तो बात हो गई यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार थी उसने सर्वप्रथम क्या बोला, जो ब्रिटिश सरकार थी सर्वप्रथम उसने संविधान सभा गठन की बात की गई थी क्रिप्स मिशन योजना के तहत। आपने सुना होगा क्रिप्स मिशन योजना। इस योजना के तहत जो ब्रिटिश सरकार है ना, उसने क्या किया, बोला कि यहाँ पे संविधान की सभा का गठन किया जाना है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आज़ाद करेंगे, भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन उससे पहले इनके पास एक संविधान तो होना चाहिए जिससे देश चल सके। देश कैसे चलेगा, संविधान के अकॉर्डिंग तो चलेगा, कुछ नहीं, उसको चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। क्योंकि अभी तक जो चल रहा था वो कहाँ चल रहा था, ब्रिटिशर से उससे चल रहा था। ब्रिटिशर्स जो राज करते थे वो जो कानून बनाते थे उसके अनुसार चल रहा था। तो यहाँ पे क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश सरकार ने भी बोला कि हाँ, संविधान सभा के गठन की बात यहाँ पे आई थी। अब यहाँ पे आता है, संविधान सभा में हैदराबाद देसी रियासत ने भाग नहीं लिया था। ये जो हैदराबाद रियासत थी ना, इनको चाहिए था एक अलग देश, इन्होंने भाग नहीं लिया था। इनका कहना था कि हमें अलग रहना है। अब भारत के बीच में एक अलग देश कैसे हो सकता है,
तो इसके लिए क्या किया गया था, जो हैदराबाद था ना, इसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन पोलो, यानी पुलिस को भेज के वहाँ पे सब करवाया गया था। तो यहाँ पे ऑपरेशन पोलो के तहत इसको यहाँ पे जोड़ा गया था। ठीक इसी प्रकार से जब संविधान बनाने की बात आती है तो महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था कि संविधान किसके अनुसार होना चाहिए, भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, जैसा भारतीय चाहेंगे उनके अनुसार होना चाहिए। अब ये तो सारी बात हो गई, संविधान सभा के गठन की बात हो गई, संविधान बनना चाहिए, ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अब संविधान बनाने के लिए भी तो एक कमेटी गठित करनी होगी। तो यहाँ पे जब संविधान बनाने की बात आती है तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता की थी किसने, भीमराव अंबेडकर जी ने। ये कमेटी कब बनाई गई थी, 29 अगस्त 1947 में ये कमेटी एक बना दी गई थी कि आप क्या करेंगे, पूरे जितने भी संविधान हैं जहाँ जहाँ के हैं पहले उनको क्या करें, स्टडी करें, पढ़ें, समझें, और उसके बाद क्या करें, यहाँ पे संविधान बनाया जाना चाहिए भारत में। तो यहाँ पे ये जो अध्यक्षता कर रहे थे भीमराव अंबेडकर जी ने, इन्होंने कई देशों के संविधान को पढ़ा, समझा, ठीक है। साथ ही साथ अन्य सदस्य इसमें कौन कौन शामिल थे, टोटल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य, 7 सदस्य, जिसमें से एक थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, एक अंबेडकर जी, दूसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरे थे कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, चौथे थे आपके मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद आते हैं 5वें एन माधवराव, ठीक है, जो बीएल मित्तल के स्थान पर आए थे। बीएल मित्तल बाद में, पहले बीएल मित्तल थे लेकिन उनको बाद में हटा दिया गया या फिर वो कुछ हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इनके स्थान पे, बीएल मित्तल के स्थान पे कौन आ गया था, एन माधवराव। उसके बाद एक थे टीटी कृष्णामाचारी, जो डीपी खेतान के स्थान पर आए थे। पहले डीपी खेतान थे, फिर उनकी जगह पे ये आ गए टीटी कृष्णामाचारी। उसके बाद आते हैं एन गोपाल स्वामी अय्यंगार। तो टोटल मिला के बात करें तो 7 यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी में यहाँ पे सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता अंबेडकर जी ने की थी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई गई थी, तो 29 अगस्त 1947 में, ठीक है, 29 अगस्त 1947 में ये कमेटी बनाई गई थी। जब एक कमेटी बनाई गई थी, यहाँ पे संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का जब गठन किया गया तो इसकी डेट क्या थी, संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। यहाँ पे तो सिर्फ गठन हुआ था, लेकिन यहाँ पे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, वो 9 दिसंबर को हुई थी। इतना याद रखना, ये गठन कब हुआ था, 6 दिसंबर 1946 को। अब यहाँ पे संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, 389 यहाँ पे संख्या निर्धारित की गई थी। यानी कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या में ना, प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या में एक सदस्य की यहाँ पे नियुक्ति के बारे में बात किया गया था, जिसमें से ब्रिटिश भारत से, यानी जहाँ पर ब्रिटिशर्स राज करते थे ना, जिस जिस स्थान पे, वो 292 सदस्य, यानी 292 सदस्य कहाँ के थे, ब्रिटिश भारत से थे। 4 चीफ कमिश्नरी थे। चीफ कमिश्नरी मतलब जहाँ बड़े ऐसे बड़े बड़े शहर जहाँ पे क्या था, ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था। पहला था दिल्ली, दूसरा था कुर्ग जो कर्नाटक में है, तीसरा अजमेर मेरवाड़ा, चौथा है ब्रिटिश बलूचिस्तान जो अब क्या है, अब यहाँ पे पाकिस्तान है। बलूचिस्तान आपने सुना होगा ना, वहाँ के स्थान है, पाकिस्तान में है। यहाँ पे बलूचिस्तान की मांग उठती रहती है कि हमें अलग देश चाहिए। ये 4 चीफ कमिश्नरी से थे। उसके बाद आते हैं देसी रियासत, जहाँ पे राजा महाराजा हुआ करते थे भारत में, जहाँ पे राजाओं महाराजाओं का शासन चलता था, तो उसमें से 93 सदस्य थे। ये सारे जो थे ये किसके लिए थे, संविधान सभा के लिए थे। संविधान सभा में सदस्य थे इतने 389 थे, 389 292 के कहाँ से, ब्रिटिश भारत से, 4 थे चीफ कमिश्नरी से। उसके बाद 93 आते हैं देसी रियासत से, और प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य यहाँ पे नियुक्ति की बात की गई थी। अब बात करें यहाँ पे संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में।
जब हम संविधान सभा की पहली बैठक की बात करते हैं तो यहाँ 9 दिसंबर 1946 को ये पहली बैठक हुई थी, जिसमें 389 सदस्य थे ना। तो 389 सदस्य में से 207 ने ही भाग लिया था, 207 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था पहली बैठक में। अब यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले जब यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, इसमें अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद क्या किया गया, जब 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई तो उसमें स्थायी अध्यक्ष किसे चुन लिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये दोनों डेट आपको याद रखनी है कि 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्षता किसने की थी? अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, और 11 दिसंबर को स्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इतनी बात समझ में आ गई। अब आता है नेक्स्ट कि यहाँ पे संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था। ये भी पूछा जाता है आपसे, प्री में पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी जिन्होंने भाग लिया था। तो कुल 15 महिलाएं थी। हालांकि यहाँ पे 15 महिलाएं तो थी, लेकिन यहाँ पे जब संविधान बनकर तैयार हुआ जिसमें हस्ताक्षर किए गए थे तो सिर्फ 8 के द्वारा किए गए थे, बाकी के द्वारा और हुए नहीं थे। तो सिर्फ 8 ने क्या किए थे? इस पर हस्ताक्षर किए थे। और टोटल की बात करें तो 284 सदस्य थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया। लास्ट टाइम इसमें बैठक हुई तो उसमें क्या किया गया था? यहाँ पे इसमें हस्ताक्षर किए गए थे 284 सदस्यों के द्वारा, जिसमें से 8 महिलाएं भी थी। 15 महिलाएं संविधान सभा के सदस्य थी जरूर, लेकिन इनमें से सिर्फ 8 ने ही हस्ताक्षर किए थे। ये तो पहली बैठक हो गई, ठीक है। दूसरी बैठक हुई, स्थायी अध्यक्ष हुआ। अब संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 नवंबर 1949 को। 24 नवंबर 1949 को अंतिम बैठक होती है। और साथ ही साथ 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिए? 24 नवंबर को अंतिम बैठक तो हुई, और 26 नवंबर को क्या कर दिया गया था? 1949 को इस संविधान के कुछ भागों को लागू कर दिया गया था, जैसे आपकी नागरिकता हो गई, ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ वगैरह हो गया, निर्वाचन आयोग था, ये सब बहुत सारी जो आर्टिकल्स थे वो लागू कर दिए गए थे। आप देखोगे ना सेक्शन 394 वहाँ पे लिखा हुआ था। अब आता है आपका राष्ट्रीय ध्वज हमारा है, जिसके सामने आप सम्मान से खड़े होते हो, गर्व से कहते हो ये हमारा भारत का ध्वज है। इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो भारत का संविधान पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को। ये पूरी तरह से पारित नहीं किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से यहाँ पे लागू किया गया था, ठीक है। तो 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विधि दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हमारा जो भारत था वो गणतंत्र हो चुका था। आ गई बात समझ में? अब बात करें भारत पाकिस्तान के विभाजन के बारे में, ठीक है। अब क्या हुआ था कि जब हमारा भारत आज़ाद हो ही रहा था कि उस टाइम पे पाकिस्तान मांग उठी मुस्लिमों के द्वारा कि हमें अलग एक देश चाहिए जहाँ पे मुस्लिम रहेंगे, मुस्लिम कंट्री एक अलग चाहिए। तो जब 1947 यानी मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत के वायसराय बना, ठीक है। जब वायसराय ये बने तो इन्होंने क्या किया, 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की। और योजना किस लिए थी? कि भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करना है, एक डिवाइडेशन करना है दोनों का, कि पाकिस्तान कितना रहेगा, भारत कितना रहेगा। तो इन्होंने जिस योजना को प्रस्तुत की थी उसका नाम क्या था? विभाजन योजना भी कहते हैं, माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, और जून योजना भी कहते हैं। ये तीनों भी यहाँ पे इसको बोला जाता है। इस योजना को किसके द्वारा लाया गया था? माउंटबेटन के द्वारा। अब क्या किया गया, 18 जुलाई 1947 को इसे ब्रिटेन के राजा के पास भेज दिया गया। जैसे अभी क्या किया जाता है हमारे देश में, कोई एक्ट बनाना होता है तो पहले राज्यसभा लोकसभा में जाता है तो वो बिल कहलाता है, उसके बाद जाता है राष्ट्रपति के पास,
राष्ट्रपति जैसे ही साइन करता है, ठीक है, आर्टिकल 111 में बताया गया, ठीक है। तो आर्टिकल 111 के तहत जब यहाँ पे राष्ट्रपति साइन करता है तब वो क्या बन जाता है, वो है बिल एक एक्ट का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब उस राजा के पास भेजा गया, ब्रिटेन के राजा के पास, तो उन्होंने इस पर साइन तो कर दिया और साथ ही साथ भारत को 2 डोमिनियन कंट्री में बांट दिया, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को दिया क्या क्या गया था, अब यहाँ पे पूर्वी बंगाल था, पश्चिमी बंगाल, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश, असम का एक सिलहर जिला था जिसको उसको भी दिया गया था पाकिस्तान को। तो ये सारी चीज़ें, जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी चीज़ बताई गई हैं, इन सबको क्या कर दिया गया, पाकिस्तान को दे दिया गया और एक अलग लाइन यहाँ पे बना दी गई, अलग कंट्री बना दी गई, अलग स्टेट बना दिया गया। अब विभाजन के बाद जब ये विभाजन हो गया तो इसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। पुनर्गठन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो कुछ जो सदस्य थे कहाँ से आ रहे, अब जब पाकिस्तान से आ रहे तब उनका तो अलग चलेगा भाई, वो तो जाएंगे। तब यहाँ पे क्या कर दिया गया, उसका पुनर्गठन किया गया, जिसके बाद 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 से घटकर 324 हो गई। 324 क्यों हो गई, मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद, यानी मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया तो 324 हो गई। उसके बाद अक्टूबर 1947 में ये घटकर 299 तक आ गई, ये लास्ट थी, ठीक है। अब इससे घटकर नहीं हुई थी, ये 299 ही लास्ट थी जो सदस्य बचे रहे अक्टूबर 1947 तक। तो ये पूरा संविधान सभा बना है। तो संविधान सभा की कुल बैठक 105 हुई थी तथा 12 अधिवेशन हुए थे। उसके बाद मई 1949 में क्या किया, भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज थी, जहाँ पे कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी कहलाती हैं, ऐसे कंट्री जिस पर ब्रिटिशर्स ने राज किया था, उनकी यहाँ पे सदस्यता ग्रहण करने के लिए यहाँ पे बोला गया था। ठीक है, अब ये सारी चीज़ तो हो गई, लेकिन जब भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था तो कितने दिन लगे थे, 2 वर्ष लगे थे, 11 माह लगे थे, 18 दिन लगे थे। ये पूरा इतना समय लगा था हमारे संविधान को बनने में, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ें हुई, इतने अधिवेशन हुए, इतनी बैठकें हुई, पाकिस्तान का विभाजन हो गया, भारत पाकिस्तान का। इन सभी के बाद क्या होता है, हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। जब संविधान बनकर तैयार होता है तो यहाँ पे हमारे इसमें कितने भाग हैं, टोटल 22 भाग में डिवाइड किया गया है पूरे संविधान को हमारे, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। अब ये 2 डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी संविधान में, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था हमारा संविधान, लेकिन इसके कुछ ही पार्ट इसमें लागू किए गए थे। और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः ये संविधान किसको, हमारे भारत देश को समर्पित कर दिया गया, हमारे भारतीय नागरिकों के लिए समर्पित कर दिया गया, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए समर्पित कर दिया गया। अब इसमें सबसे पहली चीज आती है उद्देशिका। उद्देशिका बोले थे प्रियम्बल, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है प्रस्तावना। पहले इसको पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको एक एक चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे। जैसे हम भारत के लोग हो गए, प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि हम भारत के लोग, यानी कि हमने पहले जैसे डिस्कस किया ना कि जो महात्मा गांधी ने क्या क्या बोला था कि जो हमारा संविधान बनेगा वो किसके इच्छा अनुसार बनेगा, भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा। तो ये किसको समर्पित है, भारत के लोगों को समर्पित है। ये हमारा संविधान भारत के लोगों को कैसे समर्पित है, क्योंकि जब संविधान बन रहा था ना, 10 लाख में से एक सदस्य को चुना जा रहा था, वो उसको चुना कैसे जा रहा था भाई, जनता ही तो चुन रही है, जनता के प्रतिनिधि ही तो थे वहाँ पे
जो उसमें संविधान सभा में भाग ले रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोगों को ये समर्पित है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब उसके समस्त नागरिकों को देना क्या क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब न्याय 3 तरह की इसमें दिए जाएंगे। आर्टिकल 38 पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा। ठीक है, आर्टिकल 38 क्या कहता है आपका? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, लोक कल्याण के लिए। ठीक है, इसमें देखोगे आप तो इसमें पहले जो सब क्लॉज है, एक है, वो क्या कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, आया कि नहीं आया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आर्टिकल 38 में ही बताया गया है। अब आपको स्वतंत्रता किस चीज़ की दी जाएगी? विचार की दी जाएगी, अभिव्यक्ति, आप विचार प्रस्तुत कर सकते हो, अभिव्यक्त कर सकते हो, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये जो आपके सेक्शन आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है, ये सारे आपको क्या देता है? ये अधिकार देता है कि आप स्वतंत्र हो, आप ये सारी चीज़ करने के लिए स्वतंत्र हो, धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हो। आप देखोगे उसमें लिखा हुआ है, सेक्शन 25 से स्टार्ट हो जाता है धर्म के बारे में, धर्म की स्वतंत्रता है आपको। इन सभी चीज़ों को प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी 26 नवंबर 1949 इस तारीख को क्या किया गया था? संविधान को अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था और आत्मार्पित किया गया था, यानी समर्पित किया गया था हमारे संविधान को। अब बात करें यहाँ पे इन सभी जो बताया गया है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र, ये होता क्या है इसको भी तो देखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि संविधान में ना एक बार संशोधन, और सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। उसके बाद कभी भी संशोधन नहीं हुआ। प्रियम्बल में आप इतनी जल्दी संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज आता है कि हम भारत के लोग, ये प्रेरित किससे माना जाता है? तो सबसे पहले तो संविधान का स्रोत की बात करें तो भारत के लोगों में निहित है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि जो संविधान है भारत की इच्छा अनुसार होना चाहिए, भारत के लोगों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। तो संविधान का स्रोत कहाँ पे है? संविधान का स्रोत है भारत के लोगों में। भारत के लोगों में ही तो बस है संविधान, इसमें निहित है भारत के लोगों में, जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था पहले। और दूसरी चीज इसमें ये देखना है कि ये पद जो है हम भारत के लोग, ये प्रेरित माना जाता है कहाँ से? संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की उद्देशिका से। जैसे हमारा संविधान का प्रियम्बल है ना, उसी तरह से संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की यहाँ पे प्रियम्बल बनी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य। इसी से प्रेरित माना जाता है हम भारत के लोग। ठीक है, अगर प्रियम्बल में इन सबको डिटेल में लिखना भी हो तो आप इतना भी लिखेंगे तो बहुत है इतना। दूसरी चीज आती है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? प्रभुता, जिसमें आप स्वयं से निर्णय ले सके किसी भी चीज में, आपके ऊपर कोई दबाव ना हो कि आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा करिए। तो ये सारी चीज़ नहीं है। जैसे पहले ब्रिटिशर्स जब राज करते थे तो यहाँ पे भारतीयों की कहाँ चलती थी, जैसा ब्रिटिशर्स बोलेंगे वैसा चलता था। वहाँ के जो राजा ने पास कर दिया जिस एक्ट को, उसको मानना पड़ता था। तो हम स्वतंत्र नहीं थे ना।
तो यहाँ पे क्या किया गया कि यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति की घोषणा करती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति की घोषणा कैसे करती है कि हम संपूर्ण विश्व में भारत की स्वतंत्रता अंतर्राष्ट्रीय हैसियत है, यानी कि जिसके अनुसार संपूर्ण विश्व में भारत की स्वतंत्र एक अंतर्राष्ट्रीय हैसियत है। इसमें कैसे, हमारे भारत में जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं वो कोई भी कानून बनवा सकते हैं मंत्रिमंडल की सहायता से। राष्ट्रपति यहाँ स्वयं निर्णय ले सकते हैं यहाँ के बारे में, कुछ भी इनको निर्णय लेना हो तो ले सकते हैं, तो पहले नहीं ले सकते थे। तो ये क्या है, राज्य की अत्यंतिक शक्ति है, ये पूर्णतः एब्सोल्यूट राइट है यहाँ पे कि वो कुछ भी यहाँ पे करवा सकते हैं। हमारे भारत में विदेशों की नीति के ऊपर भी पूर्णतः स्वतंत्र है कि हमको विदेश में कैसे रहना है, कैसा कानून बनाना है विदेशों के लिए। विदेशों के लिए का मतलब अपने राज्य के रिलेशन कैसे रखने हैं वो बताना है, नीतियाँ कैसी होगी, ये सारी चीज़ करने के लिए ना हमारा भारत स्वतंत्र है। ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। आया समझ में, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब यहाँ पे क्या है, एक केस था सिंथेटिक्स केमिकल लिमिटेड वर्सेस यूपी उत्तर प्रदेश, 1990 का था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला था कि जो संप्रभुता है वो भारत के लोगों में बसती है, ना कि संसद में। ऐसा नहीं है कि संसद कुछ भी करती रहे, ये भारत के लोगों में बसती है। अगर संसद ऐसा कुछ भी करेगा भी तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है भाई, हमारा संरक्षक बैठा है। आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर कुछ वॉयलेशन होता भी है तो कौन बैठा है सबसे ऊपर, सुप्रीम कोर्ट बैठा है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का प्रोटेक्टर है, संविधान को बचाने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं हो तो यहाँ पे संसद तो कुछ भी करती रहे, जैसा हुआ भी था। इंदिरा गांधी ने किया था कई बार, कई नेताओं ने ऐसा किया। अब यहाँ पे आता है समाजवादी। समाजवादी यह पद भारत की अर्थव्यवस्था की प्रगति को स्पष्ट करता है। अर्थव्यवस्था की प्रगति को स्पष्ट करता है कि मतलब यहाँ पे जो भी आपको सोर्सेस मिलेंगे, रिसोर्सेस हैं, वो संपूर्ण समाज के लिए, लाभ के लिए समर्पित है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को सारी चीज़ दे दी जाए, तो भाई जो दूसरा तीसरा व्यक्ति है उसको क्या होगा, उसको भी तो कुछ चाहिए। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेस है ना, अर्थव्यवस्था है, वो संपूर्ण समाज के लिए, लाभ के लिए होना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए, एक संस्था के लिए। ठीक है, अब आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या कहता है कि भारत की धार्मिक प्रकृति को स्पष्ट करती है, अर्थात भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत में क्या कोई धर्म नहीं है क्या? भारत में तो धर्म है, लेकिन भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे देखो ना, कोई मुस्लिम कंट्रीज रहती हैं तो उनको मुस्लिम कंट्री बोल दिया जाता है, उनको सिर्फ मुस्लिम धर्म यहाँ पे रहता है। अब यहाँ पे क्या बात करते हैं कि यहाँ पे भारत का अपना कोई धर्म तो है नहीं, किसी के साथ भेदभाव करेगा नहीं। भारत भेदभाव नहीं करेगा, मतलब जो हमारे सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, वो क्या करेंगे, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे धर्म के आधार पर कि आप तो मुस्लिम हो, आप तो हिंदू हो, आप क्रिश्चियन हो। इस आधार पर यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन भेदभाव किया जा सकता है किस चीज़ के, यानी प्रतिबंध लगाया जा सकता है इस धर्म के ऊपर ना, कुछ प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसा कि अनुच्छेद 25 में बताया गया है। अनुच्छेद जो 25 है वो क्या बताता है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर यहाँ पे लगाया जा सकता है प्रतिबंध, राज्य लगा सकता है। अब जैसे स्वास्थ्य है, जैसे हम कोविड फैला हुआ था, कोरोना फैला हुआ था ना, तो उसमें क्या कर दिया था, मंदिरों में जाने से रोका गया था कि आप अभी मंदिर नहीं जा सकते। तो ये क्या है, ये लोक व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए है, स्वास्थ्य सबका सही रहे, इसलिए यहाँ पे सारी चीज़ की गई। अब इसमें एक केस था, जो यहाँ हमारा पंथ निरपेक्ष है ना,
पंथ निरपेक्षता क्या है? ये एक मूल ढांचा है जिसको परिवर्तित नहीं है, जिसको हटाया नहीं जा सकता हमारे संविधान से। तो ये SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पंथ निरपेक्षता एक मूल ढांचा है जिसे हटाया नहीं जा सकता है इसे। ठीक है, तो ये केस सबसे इंपॉर्टेंट है SR बोम्मई का, इसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा। इसे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी से प्रियम्बल पढ़ रहे हैं, अभी आर्टिकल में तो हम गए ही नहीं है, आर्टिकल को तो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, जो आप देख रहे हो ना आर्टिकल 38, 25, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ इसका रिलेशन कहाँ से कैसे हो रहा है वो हम यहाँ पे बस लिखे हुआ है। ठीक है, अब आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र होता क्या है? लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो जनता होती है ना, जनता, उसके द्वारा सरकार बनाई जाती है, उसके द्वारा जनता के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं, और जिसको चुना जाता है वो जनता के प्रति क्या होते हैं? लायबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि जनता के लिए जनता के द्वारा स्थापित की गई सरकार। तो लोकतंत्र सरकार की जनता के लिए तथा जनता के द्वारा स्थापित की जाती है, और जनता द्वारा ही निर्वाचित प्रतिनिधि देश को का शासन चलाते हैं। अब जैसे मोदी जी है ना, तो मोदी जी को भी क्या किया जाता है? यहाँ पे चुना जाता है, किसके द्वारा? भारतीय नागरिकों के द्वारा यहाँ पे चुना जाएगा। वोटिंग होती है, आप वोट डालते होंगे ना। ये अब इसमें एक केस है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1971 का, जब आपातकाल वगैरह लगा था उस टाइम पे, तब का है। अब इसमें क्या किया गया था कि जो इंदिरा गांधी थी, उनके द्वारा क्या 1971 में एक चुनाव हुआ। जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी ने क्या किया? मिस यूज किया, अपनी पावर्स का कुछ मिस यूज किया इसमें निर्वाचन में, और गलत तरीके से जीत हासिल की। तो इसके विरुद्ध राजनारायण जी थे, राजनारायण चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में बताया कि इन्होंने मशीनरी का मिस यूज किया है, शक्तियों का मिस यूज किया है, जिसके बाद इन्होंने निर्वाचन कंप्लीट हुआ जहाँ, और इन्होंने जीत हासिल की। तो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पाया कि यहाँ पे इन्होंने मिसयूज किया है पावर्स का, तब यहाँ पे उस पर 6 साल का बैन लगा दिया गया, उनको निर्वाचन को भी कैंसिल कर दिया, मतलब जो उन्होंने जीत हासिल की उसको भी कैंसिल कर दिया। क्या अब आप यहाँ पे PM वगैरह नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया, और साथ ही साथ 6 साल का बैन भी लगा दिया उन पर, इंदिरा गांधी पे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पे बैन लगा दिया तो इंदिरा गांधी कहाँ चली गई? सुप्रीम कोर्ट चली गई। जब सुप्रीम कोर्ट गई तो उन्होंने उनसे क्या कर दिया? स्टे ले लिया, यानी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था ना, उस पे स्टे मिल गया प्रधानमंत्री इनको, इंदिरा गांधी को। जब इनको स्टे मिल गया तो इनको लगा कि हो सकता है आगे मुझे मेरी जो पावर्स हैं ये सब चली जाए। तो इन्होंने क्या किया? प्रधानमंत्री रहते हुए क्या कर दिया कि आपातकाल की घोषणा कर दी, आंतरिक अशांति के आधार पर, कि भारत के अंदर ना आंतरिक अशांति फैली हुई है, जिसके लिए इन्होंने क्या किया? 25 जून 1975 को आपातकाल लगा दिया। जब 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया तो इसमें कई सारे नेताओं को भी जेल में डाल दिया गया। काला दिन कहा जाता है ना, काला दिवस। तो यहाँ पे कई नेताओं को भी अंदर डाल दिया गया। उसके बाद जब यहाँ पे सब हो गया तो 39th अमेंडमेंट किया गया संविधान में, जिसमें 329 का जोड़ा गया था, और जिसमें कहा गया कि अगर निर्वाचन होता है किसका? राज प्रमुखों का, प्रधानमंत्री के निर्वाचन का, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर नहीं रहेगी इसमें। ये तो एक प्रकार से तानाशाही हुई कि अपने मन की करो, जो करना है करो, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो है किसका प्रोटेक्टर? संविधान का।
उसके बाद यहाँ पे क्या किया जाता है, बाद में दूसरी सरकार आती, 42nd अमेंडमेंट किया जाता है और इस संशोधन द्वारा क्या किया गया, 329 का को हटा दिया गया। क्योंकि अगर कुछ कानून बनता भी है, कुछ अमेंडमेंट होते भी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, उस चीज़ को रिव्यू कर सकती है। अगर रिव्यू में पाया कि ये गलत है, संविधान के खिलाफ जा रहा है ये, तो क्या कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। उसके बाद केशवानंद भारती का मामला आता है, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को लागू किया गया था। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी जो थी उसको लागू किया गया और कहा गया कि प्रजातंत्र के लिए सफल और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। यानी कि लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ फिर, जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती, आप मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो निष्पक्ष कैसे होगा चुनाव, लोकतंत्र कैसे कहलाएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि प्रजातंत्र के लिए अगर लोकतंत्र होना है तो उसके लिए सफल और निष्पक्ष चुनाव होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। आई बात समझ में। अब आता है गणराज्य। गणराज्य क्या होता है कि पहले क्या होता था, राजा का बेटा राजा बनेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राज्य वही बनेगा जिसमें क्षमता होगी, जिसमें कैपेबिलिटी होगी, सक्षमता होगी, तो वही बनेगा। यहाँ पे राजा का मतलब अब राष्ट्रपति जो बनते हैं ना, वो। तो गणराज्य का मतलब क्या होता है, भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत कर दिया गया तथा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना हुआ राष्ट्राध्यक्ष होता है। यानी कि इनडायरेक्टली चुना जाता है। आप डायरेक्ट राष्ट्रपति के चुनाव में भाग थोड़ी लेते हैं, आपके द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो जाके वहाँ पे भाग लेते हैं, वोटिंग होती है, अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे राष्ट्रपति चुना जाता है। अब आर्टिकल 53 अब देखोगे तो उसमें क्या है, देश की समस्त कार्यपालक का शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। पावर तो अनलिमिटेड दिया है कि कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन बाद में क्या कर देता है ना, थोड़ा कम कर देता है उसको पावर, और कहता है कि मंत्रिमंडल के परामर्श से कार्य करेगा। जैसा मंत्रिमंडल बोलेगी वैसा कार्य करेगा राष्ट्रपति। इसलिए पहले चाहता तो बहुत है कि राष्ट्रपति ये है वो है, लेकिन पावर सारी छीन लेता है फिर। तो जो हमारा संविधान है ना, वो किसी एक को कुछ पावर ज़्यादा नहीं देता, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे आपने कार्यपालिका होती है, ठीक है, विधायिका होती है, विधायिका क्या करेगी, विधि बनाएगी। कार्यपालिका क्या होती है, इस विधि को एग्जीक्यूट करवाती है, और इस विधि में अगर कुछ खराबी है, सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको अगर उस खराबी को दूर करेगा। तो सारी चीज़ जो है ना, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, सर्कल बना हुआ है एक दूसरे के ऊपर। तो अब बात करें न्याय की, तो न्याय 3 तरह के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। अभी प्रियम्बल में आपको पढ़ा था ना कि 3 तरह के न्याय यहाँ पे दिए गए हैं। तो 3 तरह के न्याय में सबसे पहला आता है सामाजिक न्याय, 15(3), 16(1) और 2 में बताया गया है। आर्थिक न्याय है 39, आर्टिकल 39 का बी और सी, आर्टिकल 39 का बी और सी, जिसमें क्या बोला गया है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, समाज के लिए लाभ के लिए होना चाहिए। इसका संकेंद्रण ना हो, जितने भी रिसोर्सेज है संकेंद्रण ना हो, किसी एक के पास ना रहे, ऐसी सारी चीज़ें ये आर्थिक न्याय है। उसके बाद राजनीतिक न्याय भी मिलता है आपको। तो 3 तरह से ये पूरे न्याय आपको दिए जाएंगे। अब स्वतंत्रता की बात करें, स्वतंत्रता कैसी मिली है, विचार प्रकट करने की है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास रखने की, धर्म के ऊपर धर्म के मानने की है, उपासना करने की है, इतनी आपको स्वतंत्रता दे दी गई है। लेकिन इनमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, वो आप बाद में आके पढ़ेंगे। आर्टिकल 19 जब पढ़ेंगे ना, उसमें देखेंगे कि कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है, प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है इन पे। उसके बाद आता है समता, यानी समानता। हर व्यक्ति में समानता होनी चाहिए ना, प्रतिष्ठा। अब किसी को ऐसा नहीं है कि एकदम नीच मानने लगो,
कि ये तो बहुत नीची जाति का है, ये तो बहुत ऊंची जाति का है, ऐसा नहीं, इन दोनों भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जैसे आर्टिकल 17 है, अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया समानता के तहत। 18 है, उपाधियों का अंत कर दिया गया कि जिसको उपाधि दी दी गई वो तो बहुत महान इंसान है, ऐसा कुछ नहीं है, उपाधियों का अंत कर दिया गया। और अवसर की समता, अवसर की समता यानी 15 और 16 में आप देखोगे ना, तो अवसर की समता दी जाती है। अगर कोई वैकेंसी में निकलती है, सबको यहाँ पे समान रूप से यहाँ पे अवसर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको मिलेगी कहाँ, प्रियम्बल में। आई होप आपको ये पूरा प्रीएम्बल समझ में आया होगा, एक एक वर्ड समझ में आया होगा, मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। अब मेंस में क्वेश्चन क्या आता है कि उद्देशिका की प्रतिबद्धताएं क्या हैं, क्या उद्देशिका प्रवर्तनीय है, क्या उद्देशिका संविधान का भाग है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेंस में, तो ये आपको याद रखना है। अब प्रतिबद्धताएं क्या होती हैं, प्रतिबद्धताएं का मतलब होता है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए। प्रियम्बल के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य होना चाहिए, ये आपको लिखना है। और उसके बाद इन सभी को समझाना है एक एक को। दूसरी चीज कहता है, दूसरी चीज इसमें लिखनी होगी कि नागरिकों को क्या मिलना चाहिए। नागरिकों को मिलनी चाहिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अवसर की समता, ये सारी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। ये प्रतिबद्धताएं हो गई किसकी, उद्देशिका की, यानी प्रियम्बल की। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या उद्देशिका प्रवर्तनीय है, यानी कि इसको इन्फोर्स कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता। जैसे आप देखोगे डीपीएसपी सेक्शन 37 क्या कहता है कि जो डीपीएसपी है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो प्रवर्तनीय नहीं है, उसको आप प्रवर्तनीय नहीं करा सकते हो। कहाँ पे, न्यायालय में जाके। क्यों, क्योंकि वो स्टेट पे छोड़ा हुआ है कि स्टेट जैसा जैसा समृद्ध होता जाएगा उसको लागू करता जाएगा। जैसे एजुकेशन था, ठीक है, इसमें काम शिक्षा पाने का है, ग्राम पंचायतों का संगठन है, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें अब लागू हो चुकी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको लागू करने के लिए अभी टाइम है। तो ये इसको क्या किया नहीं किया जा सकता, प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता न्यायालय में। तो अब बात आती है कि इसकी क्या उद्देशिका भी प्रवर्तनीय है कि नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ उद्देशिका की बात करें, प्रियम्बल की बात करें, तो ये प्रवर्तनीय नहीं है। लेकिन इसके साथ यदि कोई आर्टिकल जुड़ जाए तो आर्टिकल को इन्फोर्स कराने के लिए भी यहाँ पे प्रियम्बल भी प्रवर्तनीय है। इतना याद रखना कि सिर्फ अगर प्रियम्बल पूछा जाए तो वो क्या है, वो प्रवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है। लेकिन यदि किसी आर्टिकल के साथ जोड़ दिया जाए तो फिर वो प्रियम्बल भी क्या हो जाता है, वो इन्फोर्सेबल हो जाता है। अब ये उद्देशिका जो है इसका भाग है क्या नहीं है संविधान का। तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के 1973 का मामला आया था, जिसमें मठाधीश थे जिनकी बहुत सारी ज़मीनें थी और उनको क्या कर लिया गया था, अपने कब्जे में ले लिया गया था। भूमि ग्रहण कानून लाया गया था ना, भूमि को अपने कब्जे में लेने के लिए। तो उसके तहत यहाँ पे इनकी बहुत सारी ज़मीनें थी, उसको अपने कब्जे में ले लिया गया। मठ चल रहा था यहाँ पे, तो उसको कब्जे में ले। तो केशवानंद पहुँचे सुप्रीम कोर्ट। अब तक की सबसे ज़्यादा बेंच वाली यहाँ पे ये केस है, ठीक है। 13 जजों की बेंच बैठी थी इसमें, इसके पहले 11 थे, ठीक है। अब 13 हो गए, इससे ज़्यादा की बेंच अभी तक नहीं बैठी है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें जो अध्यक्ष थे, अध्यक्षता किसने की थी, यहाँ पे जस्टिस सीकरी ने, ठीक है ना, न्यायमूर्ति सीकरी। इसमें क्या बोला गया था कि संविधान का भाग है, यानी जो प्रस्तावना है हमारी वो क्या है, वो संविधान का भाग है। अगर जब भाग है ये, तो क्या संशोधन भी हो सकता है इसमें। तो चूंकि इसमें क्या किया गया था, इस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, यानी कि केशवानंद भारती वाले में क्या बोला गया कि संविधान का भाग क्या है, प्रियम्बल है। तो जब प्रियम्बल इसका भाग है तो इसमें संशोधन भी तो हो सकता है, लेकिन संशोधन कहाँ तक हो सकता है ये देखा जाएगा, क्योंकि आधारभूत ढांचे हैं।
आधारभूत ढांचे क्या होते हैं? जैसे आपका पंथ निरपेक्षता हो गया, लोकतंत्र हो गया, समाजवादी पंथ निरपेक्षता हो गई, ये सब आधारभूत ढांचे हैं। इनको परिवर्तित नहीं किया, इनको संशोधित नहीं किया जा सकता, लेकिन संशोधन हो सकता है। संशोधन सिर्फ एक बार किया गया है इसमें, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें जोड़ा गया था पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता, यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए इस अखंडता को जोड़ा गया था। इससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये मूलभूत ढांचे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी यहाँ पे नुकसान नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसमें संशोधन कर सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि संविधान कैसा है हमारा, फेडरल है, यूनिटरी है, क्वासी फेडरल है, कैसा है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की लेक्चर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे, और ये लेक्चर हमारा पूरा संविधान पे बनेगा, इसकी पूरी प्ले लिस्ट बनेगी, आप ज़रूर देखना, ठीक है। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे लेक्चर को।